बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, शुहदाए राह हक़ के ताज़ीम के लिए और पाकिस्तान की फ़तह के लिए, पाकिस्तान के दिफा के महाज पे बेहतरीन यकजहती के लिए और बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे सिफारती, दिफाई और हर महाज पे पाकिस्तान का कद ऊँचा होने पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। अगर देखा जाए तमाम सूबों में तकारीब का आगाज़ किया गया और उन तकारीब के अंदर गवर्नर और जो वज़राए आला थे उन्होंने शिरकत की और मरकज़ी तकरीब जो थी वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट के ऊपर सजाई गई, जहाँ पे आर्मी चीफ़, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और सर्विसेज चीफ्स के साथ साथ वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा उसके अंदर शरीक थे और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने उसके अंदर शिरकत की। आज जो दिन का आगाज़ था, वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई और आज इस बात का आज़म किया गया है कि जब भी कोई फ़तह नसीब हो, जब भी वतन के महाज के ऊपर, दिफा के महाज के ऊपर पाकिस्तान को बेहतरी के इम्कानात दिखाई दें और जब भी कोई ऐसा वक्त आए कि शहदा की कुर्बानियों को याद किया जाए और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए दुआ की जाए, तो वहाँ पर सजदाए शुक्र बजा लाना चाहिए। वहाँ पे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें हिम्मत दी, हमें हौसला दिया, हमें जज्बा दिया और हमें वो कुव्वत इरादी दी कि जिससे हम अपने दुश्मन के ऊपर हावी दिखाई दिए। और इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के वो तमाम शोहदा जिनके घर जाके अहले खाना से ताज़ियतें भी की गईं, इसाले सवाब के लिए दुआएं भी की गईं और उन वालिदैन को खिराज तहसीन पेश किया गया जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया कि जिनकी कुर्बानी जो है वो पाकिस्तान की सलामती का बायस बनी है। हम तमाम जो इस वक्त आवाम है उनकी सलामती और उनकी हिफाजत का ज़ामिन बनी है। तो ये आज की तकारीब थी और ज़िंदा कौमें वही होती हैं, अखलाक वाली कौमें वही होती हैं जो ऐसे मौक़ों के ऊपर ज़ाम में आने की बजाय, गुरूर में आने की बजाय शुक्र अदा करे और फिर मुस्तक़बिल की तरफ निगाह रखे। अगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर बात की जाए और बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे बात की जाए तो उसी से बात का आगाज़ करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या दे कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और पाकिस्तान का अंदरूनी मंजरनामा, इसके हवाले से आने वाले दिनों की पेशीन गोइयाँ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासिर, वाकई आज का दिन बड़ा अहम दिन था। आज कोई एक सियासी जमात ऐसी नहीं जिसने अपने शहदा को, अपने गाजियों को खराज तहसीन पेश ना किया हो। और आज का दिन भारत पे क़यामत का दिन था। भारतीय मीडिया जिस तरीके से ये सब कुछ देख रहा था, तो उसके बाद ना सिर्फ उनकी बोलनी बंद, मैं कहता तूती बंद थी, बस सब ज़ुबान ही बंद थी उनकी, बल्कि आप कह सकते हैं कि वहाँ पर एक मातम का समा था। यहाँ पे जश्न था, वहाँ पर मातम था। यहाँ पे खुशी थी, वहाँ पे गमी थी। और यहाँ पर लोग इस तरह, बल्कि जिस वक्त इस्लामाबाद की तकरीब में वो जहाज जी, उसमें वो थोड़ा सा शोर ऐसा था, तो उसमें भी इस्लामाबाद के लोग बाहर निकल आए इंजॉय करने के लिए ना। तो भारत के जो लोग थे, जो भारत के लोग हैं, वो तो अब खौफज़दा इतने हो जाते हैं कि वहाँ पे शादी ब्याह पे पटाखा चले तो वो समझते हैं कि जंग हो गई जाए। तो ये आलम होता है। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने भारतीय महाज जीत लिया है, हमने सफारती महाज जीत लिया है। तो यासर साहब, मेहरबानी करके अपनी इस हुकूमत से कहें कि अब हम महंगाई का महाज भी जीत लें। वो 700 रुपये किलो गोश्त हो गया मुर्गी का यार, 3000 रुपये किलो गोश्त हो गया बकरे का यार, 1300 रुपये किलो गोश्त है बीफ यार, 1000 रुपये किलो सरकारी रेट और है। जाएं जाके देखें, 1000 रुपये किलो नींबू मिल रहे हैं। जो ईद करीब आती जा रही है, पता चल रहा है जनाब टमाटर का रेट, पता चल रहा है जनाब अदरक का रेट, प्याज का रेट, लहसुन का रेट सब बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है जनाब मसाला जात के रेट भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। हमने असल महाज जीत लिया है। अब खुदा का वास्ता है वो अवामी महाज जिस पे अवाम को कुछ तवक्को है, जिस पे आपने अवाम को अभी रिलीफ भी देना है इस बजट में, जिस पे अवाम को आपने सस्ती चीज़ें देनी है। अच्छा, आपने गंदम कर दी, मान लिया किसान भावें जहन्नम से जाए, चले जो भी आपने कर दिया।
होना तो दोनों तरफ था ना, किसान भी हमारी रीढ़ की हड्डी है ना। यहाँ तो उनको इतना दे दें कि ये 2500 की बजाय 100 रुपया गंदम भी बिके तो उन्हें नुकसान ना हो। उसके बाद आप आ जाएं, क्या हमने सब रोटी खानी है, आटा गूंदना है, सिंपल रोटी खानी है, जो बाकी चीज़ें हैं वो कहाँ से लानी है? उसके लिए मुझे बता देना क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है। घर में कोई मेहमान आ जाएगा तो आगे होता था इसलिए यार देसी तो नहीं, देसी तो सोच भी नहीं सकते ना, देसी जिंदा 1300 रुपये का है, जिंदा। तो ज़िबा किया हुआ जिंदा में से आधा किलो भी नहीं निकलेगा ना। मटन तो अब हसरत रह गई है, अब तो मटन वाली दुकान की तरफ देख के बस यही कहना या अल्लाह ईद वाले दिन साढ़े को ज़्यादा ही भेज दे। तो ये लोग मतलब एक आम तो वो जो भेजने वाले हैं वो भी कहते हैं अजी आप हिस्सा पाया है, आप हिस्सा पाया है। तो ये आलम हो चुका है। मैं एक वक्त में सोचता था ना कि गाय का हिस्सा 5000 7000 लिखा होता था, अब मैंने बैनर्स पे लिखा पड़ा है 25,500। वो ठीक लिख रहे हैं, वो भी बड़ा मकबूल लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक लिख रहे हैं। वो गाँव ही तो हो जाएगी ना जिन्होंने देख के दिल नहीं करेगा। वो ठीक लिख रहे हैं, महंगाई इतनी है। हमने महंगाई के महाज पे कब जीतना है? अल्लाह हमारी फौज को जिंदगी दे, ये डटी हुई है, ये जीत लेगी। इंडिया जितना मर्जी जोर लगा ले, दुनिया का कोई मर्जी मुल्क जोर लगा ले, हम दिफाई महाज पर जीत जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा महाज है जिसको हमें जीतना चाहिए, महंगाई का महाज, अब तो यार कोई 4 दिन नहीं हुए ना, अब तो 6 दिन नहीं है, अब तो अरसा हो गया हुकूमत को आए हुए ना। अब ये भी नहीं कह सकते यार आप टेंशन सी और वो तो महीना लगा लें इस मामले में। उससे पहले मुझे बता दें कि कौन सी चीज़ ऐसी थी, आप और मैं रमज़ान में चीखते रहे हैं ना। फल का रेट आपको पता है? आड़ू का क्या भाव है? 450 रुपये किलो। सेब का रेट जाए, मतलब कोई एक फल मुझे बता दें सवाए तरबूज के वो 50 रुपये केजी है। अच्छा जी, मैंने लास्ट टाइम लिया 60 रुपये मिला। नहीं आपने चले यार आप अमीर आदमी है ना, आपको इसलिए रेटों का पता नहीं लगता। आप 60 की बजाय 160 भी ले लें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। हम रियाया है, आप हुकूमत है। अच्छा ठीक है, हम रियाया हैं, अब हमें देखें। इसका इदराक मुझे आज हुआ, आपके कहने पे हुआ। हो गया ना बस। मैं ये देखें ना, आप हर हुक्मरान कहता है मैं बड़ा, देखें तनहाई किसकी बनी है? हुक्मरानों की, वजीरों की। मज़े किसके हैं? उन्हीं के। अगर उनके अखराजात उस तनहा में पूरे नहीं हो रहे तो आम आदमी के हो रहे होंगे। अगर उनके अखराजात जिनमें TADA पहले भी शामिल था, वो कहते हैं जनाब नहीं जी आप नहीं हो, गुजारा ही नहीं हो सकता, तो जो बाकी लोग हैं उनका किस तरह गुजारा होता होगा? 30,000 वाला, 35,000 वाला, 50,000 वाला, 60,000 वाला, 1 लाख वाला, 2 लाख वाला। ये बड़ी तनहा बता रहा हूँ, 2 लाख। यार आपकी तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन बता रहा हूँ 2 लाख, ये वो किस तरह बेचारा गुजारा करेगा? मुझे बता देना ज़रा। आपके मुंह में घी शक्कर। आमीन सुम आमीन जी। वो ठीक है, मतलब उसमें वारी साहब का कहना है कि 10 लाख में गुजारा नहीं होता। तो फिर बताएं 1 लाख वाले का किस तरह गुजारा है? फिर मुझे बताएं 50,000 वाले का किस तरह गुजारा है? फिर मुझे बताएं 35,000 वाले का किस तरह गुजारा है? फिर मुझे बताएं कम से कम 35,000 इन्होंने रखी हुई है ना, 35 रखी है ना, 35 या 30 जितनी भी रखी है, उस किसका गुजारा है? फिर किस तरह गुजारा करेंगे? किस तरह लोग जिएंगे? बिजली के बिल मैं कह रहा हूँ इस तरह आ रहे हैं जिस तरह हक होता है। उसके बाद बाकी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाए ना, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। खुदा की कसम सुबह लाइट जाती है ना, कसम ले लें अभी भी जाती है। हाँ, आज तो गई है 9:15 से लेके 1:30 बजे तक। ये मेरे पास यासर साहब मैं टीवी पे रिकॉर्ड दिखा देता हूँ जी, कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैं इस पे क्या आपने वो पूरा टाइम ड्यूरेशन सेट किया है? जी ये जनाब मैं आपको दिखाता हूँ, ये टाइम ड्यूरेशन सेट है जी, आप देख लें। अच्छा, गलत तो नहीं मैं कह रहा? लेकिन सर वो तो कहते हैं कि ये जो अब सोलर एनर्जी, ये देख लें ना, मैं आपको टाइम ड्यूरेशन दे रहा हूँ आपको। तो कहते हैं जी अब जो सोलर टेक्नोलॉजी से वो ऐड हो रहे हैं यूनिट्स, वो तो हमारी कैपेसिटी जो है उसको पूरा कर। आप रात को घर गए थे? रात को लाइट गई थी? नहीं। फिर किसी और घर गए होंगे आप। भजन वापडा टाउन में लाइट गई थी, कल रात को भी गई थी, परसों भी गई थी कि नहीं? परसों गई थी। चलिए शुक्र है,
परसों फिर आप अपनी तरफ ही थे, ये मजाकतन मैं कह रहा हूँ। तो लाइट तो गई, लाइट आज भी गई। सर आप घर जाते नहीं, मुझे घर जाने जोगा छोड़ना नहीं। मैं घर ही तो जाता हूँ। ऐसे हंस रहे हैं ज़रा। तो यासर साहब बात यह है कि बिजली भी जा रही है, बिजली जाती है, हम शुक्र अदा करते हैं, आप ये दुख नहीं करते। क्यों? शायद बिल कम आ जाए, शायद बिल कम आ जाए। ठीक है, सोलर बिल्कुल लगा है। आप सोलर का यूनिट ले कितने का रहे हैं, हमें दे कितने का रहे हैं और हमसे ले कितने का रहे हैं, ये अवाम एक सवाल करती है ना। अब हमें अब इस हुकूमत को चाहिए, देखिए आज मैं सलाम पेश करता हूँ आर्मी चीफ साहब को, उन्होंने मीडिया की तारीफ कहा कि मीडिया ने बड़ा साथ दिया, वाकई ऐसे ही है। वो डटे हुए हैं, वो डटे रहेंगे उन महाजों पे जिस महाजों पे हमें ज़रूरत है, हमारे सरहदी महाजों पे। हुकूमत का काम है ना, अगर हम इस पर भी कहें जनाब आके हमारे इदारे करें, हालांकि आज के दिन तक इस मुल्क में जितनी सरमायाकारी आई है, इस मुल्क के अंदर जितना मुआशी बहरान का खात्मा हुआ है, उसका क्रेडिट भी हमें अपने सिपा सलार को देना चाहिए। हुकूमत के मतलब तो मैं ये कहूँगा, किसी को अच्छा लगे आपको बुरा ना लगे, तो पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, उन्होंने हर चीज़ लेकर दे दिया, कर दी। लेकिन अब मुझे बताएं हमारा किस तरह गुजारा होगा आम आदमी का। मैं आज बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि यार बजट आ रहा है, यार चंद दिन बाद ईद आ रही है, बच्चों के कपड़े कहां से, गरीब का बच्चा कपड़े कहां से सिलवाएगा? हुकूमत को ये उसके बाद मुझे बता दें, गोश्त जिसके घर में गोश्त इस ईद पर भी गोश्त जो नसीब होता था लोगों को, वो भी नहीं होता, क्योंकि कुर्बानी करने वाले जो है वो खुद कुर्बान हो गए हुए हैं, और जिनकी कुर्बानी नहीं हुई उनको महंगाई ने कुर्बान कर दिया। महंगाई की छुरी उनकी गर्दन पे ऐसी फिरी है, ऐसी फिरी है। अब तो वो ये कहते हैं, अंदाजा लगाए ना यार, ईद में कितने दिन रह गए, 17-18 दिन या 20 दिन रह गए होंगे, 17-18 दिन। ठीक है, तो चिकन जो है, मुझे बताएं ये चिकन जो है ये जंग में इस्तेमाल हुआ है? 700 रुपए किलो क्यों हो गया? क्या इंडिया से आता था चिकन? क्या ये हम इंडिया से मंगवाते थे? फिर तो हमें खाना ही नहीं चाहिए। हम कब तवज्जो देंगे इस महंगाई के सैलाब पे? हम कब तवज्जो देंगे अवाम के मसाइल हल करने पे? हम कब तवज्जो देंगे इस कौम को, जो कौम बन गई है, इस कौम को इकट्ठा रख के मसाइल हल करने पे? हम कब तवज्जो देंगे एक मुआशी मुस्तकिल मुआशी इस्तेहकाम के लिए? कब देंगे? सानू फुर्सत ही नहीं मिलती भाई। हमारे जो सियासी कुछ रहनुमा है, कोई बंदा रोज़ाना कोई ना कोई मैं बयान सुनता हूँ, मुझे हंसी नहीं रुकती यार। किसी का सुनता हूँ जी प्लानिंग फलाने ने की, किसी का सुनता हूँ पीछे बैठ के सारा कुछ वही कर रहे सर। यार किसको नहीं पता कि फजर की नमाज की अदायगी के बाद सलाम भेजने के बाद हमारे सिपा सालार ने कहा चले? किसको नहीं पता कि कई कई रातें आज के दिन तक हमारे फौजी जवान नहीं सोए, हमारी एयरफोर्स के जवान नहीं सोए, हमारे फोर्सेस के अफसरान नहीं सोए, सियासतदान जरूर सोते हैं, और भावें किसी भी जमात देने, बल्कि वो तो सुते ही होए ने ना, वो तो जागते ही नहीं पे। अगर जागते पे होंगे यासर साहब तो फिर आज ये अवाम के मसाइल पर भी बात होती। आज योम तशक्कर ख़त्म हो गया, हम इंशाल्लाह ऐसे योम तशक्कर इतने मनाएंगे कि इसकी इंतहा कोई नहीं, कि हमें यकीन है कि हम अब फतह पे फतह हासिल करेंगे। हमारा पहले तय हुआ था कि यार कोई अवाम ने भी सुन ली ऐसी। मैंने कहा आप बोल रहे हैं ना काफ़ी। नहीं मैं बोल रहा, मनु तो तुझे अगे लाया है ऐसे काम से, मेरे और पैसे फाल लेते जी। बात यह है कि यासर साहब ये सीरियस चीज़ है कि इस महंगाई को भी ख़त्म करना होगा। अगर ये महंगाई ख़त्म ना हुई, गरीब का बच्चा अगर ईद के रोज़ भी कपड़े ना पहन सका, स्कूलों की फ़ीसें अब जितनी जानी हैं वो ना हो सका, और एक और लानत जो सबसे बड़ी आ गई है, उस लानत ने आपने फेसबुक में देखा होगा, आजकल एक जुआ चला हुआ है फेसबुक पे। कौन सा? आजकल वो फेसबुक पे एक चला हुआ है जनाब, ये एक ऐप है, इसे डाउनलोड करें और रातों रात लाखों रुपए कमाएं। वो तो सुनने में ये था कि ये फेक है कोई। नहीं सर सुन लेना, उसमें आज एक शख्स ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा मेरी 4 बेटियां और 1 बेटा है, मैंने बेटी के शादी के लिए 4 लाख रुपए रखे हुए थे, मेरे बेटे ने निकाल के कि रातों रात अमीर हूँ 4 लाख रुपए हार गया, और ये आलम है। और मैं देख के परेशान हो गया, ये मेरे पास मोबाइल पे रिकॉर्डिंग है उसका हर चीज़, कि मोबाइल पे फेसबुक पे सरेआम एक शख्स है, उसने आगे नोटों की ढेरियाँ रखी हुई हैं और वो फेंक रहा है 5 लाख की कॉपी,
1 करोड़ लाख की कॉपी क्या है कि रात रात आपने अगर करोड़पति बनना है तो ये करें। उसके लिए क्या करें? जो खेलने जाएगा और सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चल रहा है, ये इसे पकड़ने वाला कौन है? नहीं, ये वाकई हकीकत में है सर। वो तो पहले इस तरह लगता था जैसे डब स्मैश है, यानी किसी की डबिंग की हुई है या एआई की आवाज़ है। और मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी अपनी ज़ाती आईडी है, वो खुद बैठे हुए हैं, नोट आगे रखे हुए हैं। हम पीर वाले दिन प्रोग्राम में दिखा देंगे, फुटेज दिखा देंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, सैकड़ों दिखा देंगे। गली गली जाके आप देखें, गली गली मुझे एक पान सिगरेट की दुकान ऐसी दिखा दें जहां पर आपको गुटखा नहीं मिलता। पाबंदी है ना, इंडिया से आता है ना। मुझे एक पान सिगरेट की दुकान दिखा दे जहां पे गुटखा नहीं मिलता। मुझे एक ऐसा 5 स्टार, चले छोरे नाम नहीं लेते होटलों के ना, ऐसे बड़े कैफे दिखा दें जहां पर वो बुराई नहीं मिलती जिस बुराई से चोरी डकैती जन्म लेती है। आइस नहीं मिलती जहां पे। कहां से आती है ये? महंगाई पे हम काबू नहीं पा रहे। हम कहते हैं क्राइम पे काबू पा लिया अगर क्राइम पे काबू, तो अगले दिन डकैती तो नहीं होनी चाहिए, अगले दिन चोरी तो नहीं होनी चाहिए, अगले दिन जुए खाने तो नहीं खुलने चाहिए, शराब खाने तो नहीं खुलने चाहिए, कबाखाना तो नहीं खुलना चाहिए ना। अगर वो खुले हुए हैं तो फिर कौन जिम्मेदार है? फिर उन जिम्मेदारों का तयन भी करना चाहिए। और अगर इस तरफ से तवज्जो जाए तो फिर इस तरफ को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जिन मसाइल की तरफ रोशनी राना साहब ने डाली। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में अगर दिफाई महाज की ही बात की जाए तो जो हमने वहाँ पे मराहिल अबूर किए हैं, उन मराहिल को अबूर करने के बाद अब हमें आगे चैलेंजेस क्या दरपेश हैं, उनके ऊपर तवज्जो देने की किस हद तक ज़रूरत है। बैनुल अक़वामी मंजरनामे में जहाँ पे नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, जहाँ पे पुराने इत्तेहादी जो थे अब उनको ललकारा जा रहा है और पुराने जो रकीब थे उनकी तरफ हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, तो बैनुल अक़वामी सतह पे इस वक्त मंजरनामा तब्दील होने के पीछे के मकासद और दूर रस उसके नताइज क्या निकलते हुए दिखाई देंगे, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, अगर देखें तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया में नई सफ़बंदियाँ कौन सी वजूहात के पीछे हो रही हैं? और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दौरा सऊदी अरब, कतर, यूएई या शाम के सदर से होने वाली मुलाकात और फिर भारत के हवाले से नज़रियात का तब्दील किया जाना, या रिसेंट पास्ट के अंदर यूक्रेन के हवाले से मौक़िफ़ अलहदा से अपनाना, ये किस तरफ को नई दुनिया तश्कील पा रही है? नया नक्शा क्या बन रहा है? देखें, ट्रम्प की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। ही इज इंटरेस्टेड इन पीस, और मेरे ख्याल में अगले नोबेल पीस में भी इनको मुझे लगता है नॉमिनेट किया जाएगा, जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के लिए लगे हुए हैं। बट द मेन इनका टेस्ट जो है ना वो है पैलेस्टाइन और इसराइल। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लड़ाई को बहुत एक डिजास्टर से बचाया जो पाकिस्तान ने, इंडिया ने हमारे पर थोप दी थी, लेकिन फिर हमने अपनी पेशा वरना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए एज ए कौम हमने खड़े होके इंडिया के जो हमने दांत खट्टे किए हैं उसको धूल चटाई है। मेरे ख्याल में इसकी नस्लें याद रखेंगी इंशाल्लाह। लाइकवाइज, और वो अभी मिडल ईस्ट में भी गए हैं, ईरान से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, शाम को भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक ही इज ट्राइंग टू डू ऑल दिस थिंग। देखना ये है कि हमें अपने आप को कैसे इस अपॉर्चुनिटी को जो हमें मिली अल्लाह की तरफ से, इसको हमने कैश कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम कुछ अर्से के बाद भूल जाते हैं। व्हाट आर फॉरेन ऑफिस हैज टू डू। देखिए, फौज ने जो अपना काम करना था, हमारी मिलिट्री फोर्सेस दे हैव डन स्प्लेंडेडली, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सुपुर्द किया। डिवाइन फोर्स भी थी, फोर्स मल्टीप्लाई था, हमारे जज्बा, शहादत, ट्रेनिंग, प्रोफेशनलिज्म, एंड देन तैयारी, हर चीज। चीफ आर्मी स्टाफ की एक जो थी इंस्पायरिंग कमांड, एवरीथिंग गॉट टुगेदर एज अ फोर्स मल्टीप्लाई। लेकिन अब है हुकूमत और फॉरेन ऑफिस, नाउ व्हाट दे हैव टू डू, ये इम्पोर्टेंट। इसमें हमें अल्लाह ताला ने इस रीजन में, दुनिया में हमारे स्टेचर को जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों पे ले गया।
हमने अब और कॉमेडी ऑफ नेशन ने हमें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान इज अ फोर्स टू रेकन विद। हम ये भी हमने जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान एक बहुत मैच्योर रिस्पॉन्सिबल इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री है और इसकी फौज बहुत प्रोफेशनल और उसके साथ बैटल हार्डेंड एंड वी अप्रूव। अब इसको हमने और ये भी एक और बात करा दी कि जो हम कहते हैं कश्मीर इज द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, ये भी अब दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज ए ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कश्मीर का मैं सालिसी हाल तैयार करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज ही नोज कि ये बहुत बड़ा। देखें जब दो न्यूक्लियर पावर्स की लड़ाई होती है ना, तो चाहे कन्वेंशनल वॉर से स्टार्ट होती है, यू डू नॉट नो कि ये एंड कहाँ जाके होती है। डायनामिक्स ऑफ वॉर आर नॉट नोन टू एनीवन। इस रीजन को क्या कि कौन सी आग पे लपेट दी जाती है और ग्लोबली इसका क्या इफेक्ट है, उससे फॉलोअर्स कम हो जाते हैं। इसलिए द वर्ल्ड इज रियलाइज कि नाउ कश्मीर हैज टू बी रिजॉल्व और अब यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने चार्टर के मुताबिक जो एक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है कश्मीरियों को दें और वो खुद डिसाइड करें क्या उन करना। और ये जो शिमला माइल सस्पेंड करें, नो बायोलिटिक्स कौन सी भाई, ये हर बार अपनी मर्जी की वर्ल्ड ट्रीटी सस्पेंड करें, कभी कुछ करें। ये नरेंद्र मोदी के मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ लगा है, यकीन करें इसका मुंह काला हो गया है। और आप जो कह रहे हैं ना ये संदूर ऑपरेशन कंटिन्यू है, कौन सा कंटिन्यू है? ये तुम अपने अवाम को बेवकूफ मत बनाओ, तुमने जो बनाना था बना लिया, वो समझ आ गई है, जो डेज आर काउंटेड नाउ। इसलिए अब हमें अपने आप को अपने मुसलमान मुल्कों में everybody look towards Pakistan now. Let me telling you. साथ ही साथ बाकी ममालिक ने भी समझ लिया कि पाकिस्तान को अब हमने ट्रेनिंग के लिए भी हमारे पास लोग आएंगे, पायलट ट्रेनिंग के लिए आएंगे, हमारे पास मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आएंगे, हमारे समझेंगे यूनिक एकेडमी में पाकिस्तान की जो 6 जहाज और दूसरे जहाज गिराए हैं, ये भी एकेडमी में पढ़ाया जाएगा कि कैसे पाकिस्तानी जहाज गिरा दिए। जैसे हमें मालूम के 5 जहाज जो 2-1.5 मिनट में गिराए थे, दुनिया की एयर एकेडमी में पढ़ाए जाते हैं। तो अभी हमने इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी एक यूनिटी हो गई है इसको हमने जरूर रखने, बिकॉज वी फॉट एज अ नेशन। लड़ाई हमेशा कौम लड़ती है, फौज नहीं लड़ती। ये अब हमने देखे। ब्रिगेडियर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है, फौज ने अपना महाज संभाला है और फौज ने पूरी कौम को भी एक कर दिया और इस वार ने पूरी कौम को एक, बल्कि अवाम को, पाकिस्तानी पूरी अवाम को एक कौम बना दिया। अब फौज ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, फौज आगे भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेगी। अब जो एक जिम्मेदारी है इस कौम को एक कौम रखने की, इस तमाम सियासी जमातों के एक कट को कट रखने की, पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम लाने की, आम आदमी को रिलीफ देने की, जो इस वतन के लिए मर मिटने के लिए खड़ा था, ये तो हुकूमत का काम है। तो ये हुकूमत क्या कर लेगी, या इस पर संजीदगी से गौर हो रहा है, या फिर हम फिर चंद दिन बाद आप और मैं बैठ के यही डिस्कस करें भाई जी इन्हों का की करना? देखिए राणा साहब, बात ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये जब मैं और आप समझते हैं, देखें 5-6 चीजें बड़ी क्लियर सी हैं एंड इट इज डूएबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर एफबीआर में 3 से 4 हजार अरब रुपए की एक साल में चोरी होती है, 3 से 4 हजार अरब, आप सोचें दैट मीन्स कोई 13-14 बिलियन डॉलर्स। हम $1 बिलियन के लिए में वर्ल्ड बैंक की कंडीशन मान रहे हैं। 1000 से 1200 अरब रुपया हम स्टेट कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए करते हैं, PIA, रेलवे, स्टील मिल, सो एंड सो प्राइवेटाइज कर दें, खुदा के लिए प्राइवेटाइज करें, ये 1000 अरब बचा के अवाम को दें। नंबर 3, इसके बाद आपके पास जो है अपने एक्सपेंडिचर कम कर दें, जो सेक्रेटरीज के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये जो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, प्लीज रैशनलाइज कट करें, ये पैसा बचा के जो वज़रा की तनख्वाहें, वज़रा अंदाजा लगाएं, वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं कि उनका गुजारा नहीं होता, तो आपका मेरा आम आदमी का गुजारा होता है? तो यही मैं, इसलिए ये जो आपके 7-8 हजार अरब रुपया बच जाता है, ये आप वर्ल्ड बैंक को कहें कि जी हम ये पैसा हमने इन हाउस ठीक कर लिया, हम डीजल पेट्रोल को भी और सस्ता कर रहे हैं, बिजली के यूनिट भी सस्ते कर रहे हैं, आवाम को सब्सिडी भी दे रहे हैं, क्योंकि हमने ये अपना पैसा खुद की। नोबडी विल ऑब्जेक्ट, दे डोंट से कि आप ना करें, वो कहते हैं आप हमें पैसा वापस कैसे करेंगे। अगर हम उनको जस्टिस भी कहते हैं, देखिए हमने अपने इन हाउस ठीक कर लिया,
और हमने सब चीजें ठीक कर ली। आप महंगाई कम कर दें, आम आदमी की जिंदगी बेहतर करें, आप लोग सैलरी बढ़ा दें, आप ब्रॉड टैक्स को ब्रॉड कर दें, आप सबसे टैक्स लेना शुरू करें, और ये कैश हैंडलिंग खत्म करें, प्लास्टिक के थ्रू आप पेमेंट शुरू कर दें। यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग। ये बजाय इसके कि आप ये हम कहें हमने ये 10,000 लैपटॉप दे दिए या फ्लैट, कुछ नहीं होना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फर्क जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीजें ठीक करें, घर ठीक करें, अपना एफडीआई ठीक करें, स्टेट कॉर्पोरेशन को प्राइवेटाइज करें, आप देखें व्हाट वी विल डू। और चीफ ऑफ देखें ग्रीन पाकिस्तान आपके सामने, अभी जो इंडिया ने क्यों ये तंग किया, उसने देखा कि आपने माइनर मिलियन की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है बलूचिस्तान के लिए। बलूचिस्तान में क्यों नहीं हुआ, BLF क्यों नहीं तंग कर रहा है, किसकी प्रॉक्सी है, क्यों हो रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की। मुझे सवाल मेरा इसी पे ब्रिगेडियर साहब, आप ये देखिए कि हमने वो जो क्वेश्चन था कि हमने बैनुल अक़वामी ताकतों को ये बताना था कि आप आएँ, जिस तरीके से पहले उन्हें कहा कि आप इन्वेस्ट करें, आपकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे। अब वो तासुर जो है वो अगर कहीं पनप नहीं रहा था तो वो अभी बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो उसका रास्ता तो हमवार हो गया। लेकिन ये जो स्लीपर सेल्स इनके यहाँ पे हैं, कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, तो फिर इतना बड़ा महाज फतह कर लिया, तो फिर इधर कला कमा करने के लिए कितनी तेजी चाहिए? इसकी देर बड़ी सिंपल आंसर है। देखिए अभी जब आप निगोशिएट करेंगे, यू आर वेरी हाई ग्राउंड, आप विक्टर हैं, आप अपनी मर्जी की टर्म डालें, आप कहें 3-4 चीजें। नंबर 1, आपने विदाउट प्रूफ पहलगाम में ना प्रूफ ना कुछ हमारे भी इतना बड़ा हमला कर दिया जिसमें हमने आपको फिर जूते मारे। अगर आइंदा जाफर एक्सप्रेस वाला टाइप का कोई इंसिडेंट हुआ, प्रूफ हुआ, तो तुम्हें बताएंगे हम। अगर आपने स्लीपर सेल आपके बलूचिस्तान में BLF को सपोर्ट किया, हमें प्रूफ है, हम आगे आपको बताएंगे। अगर TTP को और आपने IS खलिस्तान पाकिस्तान को सपोर्ट किया, फिर वी विल लेट यू नो व्हाट वी डू। हम कहाँ का जाएंगे यू डोंट नो। आपको हम हशर करके आपके हमारे अभी तो हमने प्लान बनाए हुए हैं, जो कंटिन्यू 2-3 जो है वो तो आपको पता नहीं है कि क्या होना था। ये तो एक चीज फतेहबान 2 फायर किया है, आपको पता है हमारे कितने मिसाइल है, और रेंज इंडिया के 1-1 इंच हमारी रेंज में, 1-1 इंच 4,500 तक का एरिया हमारे पास है एक, और वो इंडिया नोज व्हाट वी कैन डू। ठीक है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये बता दें अमेरिकन को भी, जो साथ मीडिएटर उनको भी, कि हम अब ये करेंगे। हम अब इसने हमें रास्ता दिखा दिया, विदाउट प्रूफ हमारे सिविलियन मारे, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर इट। चाहे अफगानिस्तान में इनके लोग वहां मारेंगे, इंडिया में तो वो मारेंगे। देन को देखें, ये जो खंड भारत की टीम है ना, ये 3-4 का दहशतगर्दों का टोला, इंडियन मॉडरेट हिंदू बहुत समझदार है, वो नहीं ऐसे हैं। इनको समझ आती है, जब इनके सर पे डंडा घुमा के मारे और कहीं फिर ये राम राम करेंगे, आपको पाँव पकड़ेंगे। जहां हमने कमजोरी दिखाई जाफर एक्स में देख ली, जाफर एक्स में यहाँ टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, वीडियो फिल्म बना रहे हैं, इंडिया के मीडिया पे वो चल रही हैं, और वो नारे लगा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। लुक एट इट। क्या हमने तो उनसे इज़हार यकजहती की, हमने उनसे कॉन्फ्रेंस किया, हमने कहा जी प्लीज गिव अस प्रूफ, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें, बता दें। सो वी आर अ डिफरेंट नेशन, वी आर नाउ स्टैंडिंग विद चेस्ट हाई, वी आर गोइंग टू प्ले हेल विद यू। करके दिखाओ पाकिस्तान में जैसे कर दी गुलाम शहजादी को पकड़े ना, दें इसको अभी सजा, भेजें इसको बॉडी बैग, फिर देखते हैं क्या करते हैं। आई थिंक नाउ वी पहली दफा फर्स्ट टाइम जिंदगी में मुझे इतनी खुशी है कि चीफ ऑफ स्टाफ के होते हुए हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने एज ए सॉवरेन न्यूक्लियर इस्लामिक स्ट्रॉन्ग स्टेट विद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बिहेव की, एंड दैट वी शुड कंटिन्यू नाउ। अच्छा, आज उनके वज़ीर दिफा ने फिर यही बात की, जनाब हमारा ऑपरेशन जारी है और हम सब कुछ करेंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं वक्त का। मकार तो हैं वो, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, अय्यार भी हैं वो, इस पर भी दूसरी राय नहीं है। हालांकि भारत के अंदर जो हालात है वो भी आपको पता है। अगर खुदा न खास्ता भारत कोई ऐसी हरकत करता है, जवाब तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन जो बीच में सालसी हैं, क्या उन्होंने कश्मीर समेत बाकी मामलात पे को टाइम दिया है कि उस पर काम होगा, उस पर मामला हल करने के लिए हम बीच में आएंगे? देखें, यही पाकिस्तान को बात करने की जरूरत है। जो मीडिएटर हो, चाहे वो टर्की के हो या सऊदी अरब के हो या यूएई के हो, जो भी हो,
द मीडिएटर हैज टू बी टोल्ड वेरी क्लियरली। अब टर्म्स हमारी मर्जी के मुताबिक भी हों। अगर इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया विदाउट गोइंग इनटू इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ, अगर हमें ब्लेम किया, वी विल सॉर्ट इट आउट। नो मोर टॉलरेंस। कश्मीर विल बी ऑन आवर एजेंडा। हम ये नहीं कहते 370 रिमूव करो, 35 करो। कश्मीर शुड रिमेन ऑन द एजेंडा, मीन्स कश्मीर रिमेन द डिस्प्यूटेड लैंड। नंबर 3, जिंदगी में कभी इंडिया आइंदा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं करेगा। वी नो व्हाट वी हैव टू डू। इंडिया बलोचिस्तान में BLA BLF को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर वहां कभी हुआ, सबूत होगा, वी विल गो इनटू इंडियन साइड, वी विल टीच देम अ लेसन। देखिए, ये अभी हमें डिफरेंट तरीके से बात करनी है। ये वो जो कह रहे हैं राजनाथ सिंह, ये वो अपने क्या इसके बाद मुझे बताया ना, जब जूता पड़ गया, हार गए, पाँव गिर गए, माफी मांग ली, चीज फाई कर ली, और वो अपने पब्लिक को क्या कहेगा? यही कहेगा कि अभी चल रहा है संदूर, चलाते तो करके दिखाओ। देख लिया ना तुम कश्मीर में क्या किया, हमने अभी यहाँ क्या किया। अभी तो एक से मिसाइल फायर की, हमारे पास 15 किस्म की वैरायटी है। अब अभी जो एक वक्त में 250 रेंज है, एक वक्त में मल्टीपल टारगेट से तबाह कर सकते हैं वो। अब अभी हम तो भी रिस्पॉन्सिबल, वी डोंट टॉक अबाउट। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? अभी तो वो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए उनके एक मजमून शाया हुआ, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, जिसमें तुर्किया को अब धमकियां देने पे उतर आए हैं और तुर्किया को कहते हैं कि हमारा अग्नि 5 भी रेडी है, ब्राह्मोस भी रेडी है। वो ब्राह्मोस तरह जिसका मेरे ख्याल से पहले उन्होंने तजर्बा किया, वो भी नाकाम हुआ, उसका भी नाम उन्होंने ले दिया। बात ये है कि आपकी में कैपेबिलिटी नहीं, यू नॉट अ फाइटिंग नेशन। आपके ट्रूप्स अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल, यू कैन किल ओनली इनोसेंट कश्मीरी वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल। ये आपको आदत है। आपके नॉर्दर्न कमांडर को इन्होंने लड़ाई से 1-2 दिन पहले सैक कर दिया। जो पूरे कश्मीर का 15-16 कोर है, जो कश्मीर और दिल्ली बल्दिस्तान जाती है, जो अब वहां तक जाती है, वक्त खान बॉर्डर तक, उसको सैक कर दिया। डिप्टी चीफ एयर को सैक कर दिया। उसने कहा कि अभी हमारे पायलट फुल ट्रेंड नहीं, रफाल के सैक कर दिया। वहां के उनको कमांड पे ट्रस्ट ही नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर जो पुलवामा में 45 सर्विंग सोल्जर को खुद मरवा दे, जो बिहार इलेक्शन जीतने के लिए 27 टूरिस्ट को मरवा दे, उसको क्या कहना चाहिए? तो लोगों को पता चल गया, इसलिए वो कह रहे हैं कि संदूर कंटिन्यूएशन है। अभी हमने जी ये करना है, करके दिखाओ ना, तुम्हें बताते हैं कैसे करते हैं। कॉन्टीजेंसी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 सब तैयार। ऐसा मारेंगे, याद करोगे, भूल दो इस बात को। एंड इनको ये नहीं पता कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी, टैक्टिकल लोकलाइज्ड, जो एक जगह मारेंगे वहां पर पूरे गवर्नमेंट भी टूट हो जाएगा। मैं खुदा ना खासा, वी हैव अ डेटरेंट, वी डोंट बिलीव यूजिंग इट अनलेस के पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और रेड लाइन पुश अगेंस्ट द वॉल। अदरवाइज हमारी कन्वेंशनल ट्रूथ, हमारी कन्वेंशनल वॉर, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी साइबर वॉरफेयर इज एनफ फॉर यू। वो ज़्यादा मोतबर भी है और हम बेहतर तरीके से उसे चलाना भी जानते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास पुराने अगर हथियार हों तो हाथ नए हैं, सोच नहीं है और नए तरीके से चलाए भी जा सकते। इट इज मैन बिहाइंड द गन, प्लीज रिमेंबर। ये शहादत, जज्बा, ट्रेनिंग, प्रोफेशनलिज्म एंड इंस्पायरिंग कमांडर, सिपा सलार, दैट्स अ फोर्स मटेरियल। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त जिंदगी के इश्यूज पे बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं जाएगा शहबाज। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामे में बात करते हैं। जो न्यू वक्त गुजरेगा, सियासी जो है वो मंजरनामा वो अब मज़ीद वज़ा होता चला जाएगा। माजी करीब में जो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की या जारहियत की कोशिश भारत की तरफ से की गई, उसका जवाब मजमूई तौर पे अवाम ने, तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने और तमाम सियासी जमातों ने अपने नज़रियात, अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए एक वाज़े तौर पर पैगाम दिया। अब उसके बाद ये मंजरनामा तो गुजर चुका, आज यौम तशक्कुर भी मनाया जा चुका। अब पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में सियासी जमातें जो हैं वो किस हद तक क्या तब्दीली देखना चाहती हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक आमिर डोगर साहब ने। आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर डोगर साहब, अगर देखें तो अब तक के जो दिन गुजरे
उन दिनों के मंजरनामे को देखते हुए मुस्तकबिल करीब में माजी करीब की निस्बत उम्मीदों में कुछ तब्दीली आई है, या फिर वैसी ही हकीकतें आप पे मुस्तकबिल में आश्कार होती दिखाई देती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, आज पूरी कौम ने यौम तशक्कुर मनाया और पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके चैनल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मीडिया को। पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह हिंदुस्तान का मीडिया और जो आज दिन तक झूठ, फरेब और फ्रॉड और ड्रामेबाजी कर रहा है, आपने बड़ी जिम्मेदाराना सहाफ़त की और हिंदुस्तान का, अपने दुश्मन का हर महाज पर पूरी कौम ने, मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने, पॉलिटिकल जमातों ने, ओपोजिशन की जमातों ने साथ दिया और दुश्मन को एक शिकस्त फाश हुई। और हमें फ़ख्र है अपनी अफवाज पाकिस्तान पे, अपनी बहादुर अफवाज पे, अपनी फ़ज़ाइया पे, और हिंदुस्तान का गरूर जो है वो हमने खाक में मिलाया। अब आगे मैं समझता हूँ कि इस स्पिरिट को कायम रहना चाहिए। अब वो आगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की पॉपुलर लीडरशिप को, पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर इमरान खान को और उन असीरान को जिनको तकरीबन कमोबेश 2 साल हो गए हैं जेल में, और आप सब जानते हैं कि वो सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस हैं। अल-कादर का केस हो या उससे पहले साइफर और तोशाखाना 1, 2, मैं समझता हूँ कि अब पॉलिटिकल टेम्परेचर भी डाउन होना चाहिए। और जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक जंग पिछले 2 सालों से और एक आग का दरिया से हम गुज़रते चले आ रहे हैं, अब इसके ऊपर भी मामला फहमी के साथ आगे चलना चाहिए। और ये हमारा मुतालबा भी होगा कि इमरान खान को ईद से पहले रिहा किया जाए। और उसमें भी हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं अदालतों से कि अब अल-कादर ट्रस्ट का केस है जो बुध को हाई कोर्ट में लगाया जा रहा है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अदालतें हमारा केस सुन लें, हमारा मुकदमा सुन लें। जैसे साइफर केस में या इद्दत केस में अल्लाह ने हमें बाइज्जत बरी किया, तो ये अगर मुकदमा सुना जाए तो ये आधे घंटे का केस नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका 1 रुपये का बेनिफिशरी ना इमरान खान है, ना बुशरा बीबी है अल-कादर केस की, ना ही हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, बल्कि 300 अरब रुपया इंटरेस्ट के साथ इनके पास हुकूमत के ख़जाने में वो पैसा जमा है, जिस पर अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी हम इसके ऊपर दानिश स्कूल्स बनाएंगे और दूसरे इदारे बनाएंगे। तो इमरान खान का इसमें क्या कसूर है कि जिसको एक झूठा पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस में उससे और जामिर साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने असम्बली में तकरीर की, उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ को दावत देते हैं, आइए हम हमारे साथ बैठें और बैठकर तमाम मामलात को हल करते हैं। जिसके बाद एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने यह दावा किया कि शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की दावत को कबूल कर लिया गया है। इसमें कितनी हकीकत है और क्या उसके बाद साहब हमने हाँ जी 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 बिल्कुल राना साहब, उसी दिन जब जिस फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच करके कहा, तो हमारे जो एक्टिंग चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब, उन्होंने उसी टाइम उनको रिस्पॉन्ड किया। और लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ठीक 2 दिन के बाद जब 11 तारीख को हमने पंजाब में बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद की रैलियां निकालना चाही, तो पंजाब में वही एक्शन, वही पुलिस, वही स्पेशल ब्रांच, वही सिक्योरिटी के एहलकार, हर थाने पे वही जो एक SOP बना हुआ है 9 मई से आज तक, वो उसी तरह फिर एक्टिव हो गया। वही पुलिस ने डोर नॉकिंग शुरू की, वही पुलिस ने हमारे घरों पे, दफातर पे घेरा डाला और हमें रैली जिंदाबाद पाकिस्तान के परचम के साथ निकालने नहीं दी गई। और फिर आज मेरी पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट में जो बड़ी सीनियर जमातें हैं जिससे पीपल्स पार्टी है, उनके सीनियर अकाबरीन से ये बात हुई कि अब आप भी आगे चलें और ये जो गलत टाइम के ऊपर जो सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का सुप्रीम कोर्ट से 5-2 से फैसला आया और पाकिस्तान अब वाहिद दुनिया का मुल्क बन गया कि जिसमें सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। चलें, वो तो एक फ़ैसला आ गया और हमें आपको पता है वो फैसला किस लिए आया, किसके लिए आया, किसको दबाने के लिए आया। लेकिन अब उसमें एक चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के ज़िम्मे डाली है, वो है कि पार्लियामेंट अगर चाहती है
कि अपील का हक इनको दिया जाए, तो आप 45 दिन में कानून साजी करें। तो मैंने जो पीपल्स पार्टी के काबरीन से कहा कि मोहतरमा ने और पीपल्स पार्टी ने हमेशा मिलिट्री कोर्ट्स को अपोज किया। आपने 26वीं तरमीम में वोट देकर बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नज़रियों को भी दफन किया, उनकी जद्दोजहद को भी दफन किया, और अदालतों को भी बिल्कुल आपने पैक कर दिया। अब थोड़ी बहुत अगर आप चाहते हैं कि मोहतरमा की रूह को सुकून पहुँचे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़ा को थोड़ा बहुत अगर रह जाए, तो आप लीड करें। ये जो तरमीम है जिसको 45 दिन के अंदर पार्लियामेंट से मंजूर करवाना है, इसमें आप आगे बढ़ें। हम अपोजिशन और उम्मीद है कि बाकी जो जमातें हैं वहाँ बैठी हुई, जो पार्लियामान में थोड़ा बहुत जो सियासी असर रसूख समझ बूझ रखती हैं, वो इसको सपोर्ट करेंगी। तो हम चल रहे हैं आगे इन दिनों में, और देखना ये है कि रवैया हुकूमत का कैसा है, क्योंकि हुकूमत ने आगे बढ़ना है, हुकूमत ने आगे हाथ बढ़ाना है। मैं आमिर साहब अपने वापस उसी सवाल पे आता हूँ। आप कह रहे हैं आगे बढ़ना है, हुकूमत ने इकदाम उठाना है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था, क्या आपको अब जाके ये उम्मीद जागी है कि वो रवैये मुख्तलिफ होंगे? देखें जिसको कहते हैं ना, पवस्तर है शजर से उम्मीद है बाहर रख। हमें तो हर वक्त यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला हक का साथ देता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा हमें इंसाफ मिलेगा, हमारे कायदीन हम सुरखरू होंगे। अब कोई 77 साला हमारा एक कैदी है मिलिट्री कोर्ट में साहब हैं, टोबा से हमारे टिकट होल्डर थे ब्रिगेडियर जावेद साहब, और 75 साला यास्मीन राशिद साहबा हैं जो कैंसर सर्वाइवर हैं, जो वाहिद खातून है जिसको 2 साल तकरीबन होने को है, जो जेल में है, और आप जानते हैं कि वो केस क्या है। तो ये अब गवर्नमेंट अपना जेस्चर दिखाए ना, रियासत माँ होती है तो माँ अपना अब किरदार अदा करे ना, और छोड़ दे। आमिर साहब, मैंने जो बात पूछी थी आपने कहा कि कैम चेयरमैन साहब ने उस पर उनको गुड जस्टर दिया, तो उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ, उसके बाद कोई मुज़ाकरात की टेबल नहीं सजी या उसके बाद? नहीं सर, अभी उसके बाद मैंने आपको 2 इवेंट बताए हैं ना, कि मिलिट्री कोर्ट का फैसला आ गया, और पंजाब में हमारे साथ जो हुआ वो आपके सामने है। अब देखते हैं कि अगर खान साहब का ट्रायल शुरू हो जाता है, खान साहब के केस की अपील हाई कोर्ट में शुरू हो जाती है, और अगर वो स्मूथ चलती है और उसकी हेयरिंग अगर ये डे टू डे लगाते हैं, और खान साहब हमारी दुआ है कि ईद अपने घर में करें, तो आपको समझ नज़र आ जाएगा। देखें ना, आपको जेस्चर और एक्शन नहीं नज़र आते हैं ना, और अगर एक्शन इनका अच्छा हुआ तो आपको नज़र आ जाएगा। मीडिया के अब तो पूरी दुनिया वॉच कर रही है और देख रही है कि अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ पे इनका जो गुस्सा है वो कब कम होता है। आखिर एक वक्त होता है ना, ताकत का आप जितना भी इस्तेमाल करें, आखिर तो ताकत ने हमेशा कम ही होना है ना, बढ़ना तो नहीं है ना। अच्छा आमिर साहब, शेख वकास अकरम साहब ने ये कहा कि कोई ये ना समझे कि जो दोबारा एहतजाजी तहरीकें हैं वो नहीं चलेंगी। जुनेद अकबर साहब का ये कहना था कंप्रोमाइज जो लीडरशिप है उसके साथ तहरीक कैसे चलाई जा सकती है। तो फिर ये जो अंदरूनी तौर पे रिसेंट पास्ट में इख्तलाफात नज़र आ रहे थे, क्या अब उनके ऊपर भी ओवरकम कर लिया गया? नहीं सर, कोई इख्तलाफात इस तरह से नहीं है कि इमरान खान की ज़ात, इमरान खान की रिहाई, रूल ऑफ लॉ की लड़ाई और इमरान खान की हुक्म के ऊपर तहरीक में कोई बंदा पीछे रहे, ऐसा नहीं है। बाकी कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको पता है, एक कॉम्प्रोमाइज़ या गद्दार या ये सारी चीज़ें तो अब हमारे मुल्क में एक फैशन बन गया, जिसको भी। लेकिन सर अगर मुखालिफीन कहें तो एक अलग बात है, अपने ही दोस्त और रफ़का कहने लगे तो ये एक अलग मामला है सर। मैं आपसे ये सुन रहा हूँ, मैंने ये बात अभी तक सुनी नहीं, क्योंकि जुनेद अकबर हमारा साथी है और एक प्योर एक पॉलिटिकल वर्कर है। पता नहीं उसने ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, मेरी समझ से बाहर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त सब इमरान खान के हुक्म के पाबंद हैं और सब इकट्ठे हैं और मुत्तहिद हैं। आमिर भाई, उसके इमरान खान साहब के दोनों बेटों का मैदान में आना आज से पहले कभी भी किसी भी पॉलिटिकल मामले में वो मैदान में नहीं है। आप भी अपने वाला साहब के लिए मैदान में आना पहला उनका इंटरव्यू है हिस्ट्री का। हाँ, ये देखें, ये असल तशवीश की बात, और स्पेशली वर्ल्ड को हमारा चेहरा दिखाना
इंटरनेशनल जो दुनिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं और वेस्ट है, कि इमरान खान को कौन दुनिया में नहीं जानते। वो पाकिस्तान की एक पहचान है, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म। तो बात की बात है, वो पाकिस्तान का एक ब्रांड है इमरान खान। और उनके बेटों का जो जो फैमिली है, उनका जो इंटरव्यू है, ये इस चीज़ की अक्कासी है कि जो हम चाहते हैं कि अब इस मुल्क में ना कोई आइन है, ना कोई कानून है। और स्पेशली इसमें जो पैनिक हुए हैं, वो तशवीश आई है, वो 26वीं तरमीम के बाद है कि 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह जजेस को ट्रांसफ़र करके लगाया गया, और स्पेशली उन जजेस को जिनके बारे में राइटिंग था कि ये कोई भी जुडिशल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते। और आज तक जो अदलिया के अंदर जो तमाशा बना हुआ है और अंदर जो खींचा तानी, अब सब जानते हैं राना साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, या सुप्रीम कोर्ट हो, या वो आईनी अदालतें हों, तो ये सब जानते हैं। अब तो यानी कि इससे बड़ा जुल्म ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अभी फैसला आता नहीं है, उससे 2-3 दिन पहले मुस्तनद नामवर सहाफ़ी जो आजकल बड़े नाम बने हुए हैं, मीडिया पर बैठकर वो फैसला दे देते हैं कि इसमें इमरान खान को इतनी सज़ा होगी, ये फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ होगा, ये इमरान खान का इसमें रिलीफ नहीं मिलना। ये सबसे बड़ी दुख की बात है इस अदालती निज़ाम के लिए। और यही हमारी डिमांड है कि अदलिया को और इन को आज़ाद करो। इमरान खान, ये तहरीक इंसाफ तो चलो एक सेगमेंट है, वो एक अलग बात है। ओवरऑल जो हमारी अदालती सिस्टम है, जो ढांचा है, जो पहले भी कोलैप्स कर गया था, लेकिन अब तो वो दफन हो गया है। तो ऐसे में उनके बेटों की जो तशवीश है वो इसीलिए थी, वो समझते थे कि भाई हमें अब कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे वालिद को कहीं से भी कोई इंसाफ मिले, क्योंकि जो इंसाफ मिलने की उम्मीद थी, जो कोई किरण थी, वो 26वीं तरमीम के बाद बंद हो गई है, ख़त्म हो गई है। और कौन नहीं जानता, अब सब जानते हैं कि ये तरमीम किस लिए की गई है, इमरान खान को रोकने के लिए। उसके खिलाफ हर रोज एक नई दीवार खड़ी की जाती है। आप आमिर साहब क्या समझते हैं कि अभी जो हालिया दरखास्तें जो थीं समाअतों के लिए मुकर्रर हुई, उनके नताइज मुख्तलिफ निकलने के इम्कानात उसी तरीके से उम्मीद बहार के हवाले से, या फिर सर मुझे तो ज़ाहिर है हमें तो और कोई उम्मीद भी नहीं है ना, हमने तो अदालतों के दरवाजे खटकाने हैं ना, जैसी भी अदालतें हैं, लेकिन जाना तो अदालत में ही है ना। शायद अल्लाह ताला को उनके कोई दिल फेरे और उनको ये अल्लाह तौफीक दे कि वो सिर्फ आइन, कानून और इंसाफ और मेरिट पे फैसले करें। लेकिन आप जानते हैं कि जो हालात हैं, जो उन पे है, जिस तरह वो पेशियों पे पेशियाँ डाल रहे हैं, छोटे छोटे एतराज़ात जो रजिस्ट्रार ऑफिस का क्लर्क भी नहीं लगाता, उस तरह के एतराज़ात सीनियर अदालतों में लगकर और सिर्फ डिले किया जा रहा है, सिर्फ डिले। आमिर साहब, पैरोल पे रहाई खान साहब इसके खिलाफ है। अलीमा बाजी कहती हैं कि खान साहब ने सख्ती से कहा मैं पैरोल पे रहा नहीं होना चाहता, ना मुझे मेरे नोटिस में लाया गया है। ये इसका क्या मामला है? देखें, ये तो जंग के वो उस माहौल में जब ड्रोन्स अटैक हो रहे थे और रावलपिंडी में भी गोले बरसाए जा रहे थे और पाकिस्तान में भी, तो उस माहौल में ये एप्लीकेशन दी गई। और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले माजी में बहुत बड़े बड़े सियासी रहनुमा ज़ोमा पैरोल पे रहा होते रहे हैं, अपने हाउस अरेस्ट भी होते रहे हैं। तो मैं यही समझता हूँ ना कि खान साहब ने तो कभी आज दिन तक ना अपनी रिहाई की बात की, ना ये कहा कि मुझे कब रिहा करवाएंगे, ना उसने अपने वकला से कहा। उसने तो जब भी बात की है रूल ऑफ लॉ की बात की है। आप साफ़ी साहबान भी जब कोर्ट में जाते हैं, आपसे भी खान साहब का आप लोगों से कई बार वहाँ टाकरा हुआ है, तो उसने अपनी ज़ात को तो कभी भी नहीं कहा। अपने वर्कर्स की बात की है, अपने बेगुनाह पार्टी के कैदियों की बात की है, सियासी कैदियों की बात की है। तो ज़ाहिर खान साहब को तो अगर इस तरह से रिहा होना होता, या उन्होंने कोई चीज़ डील करनी होती, या उनको डील चाहिए होती, तो आप सब जानते हैं कि वो तो उन्होंने बहुत सारे मौके पहले थे। 8 फरवरी से पहले भी थे और 8 फरवरी के बाद भी थे। वो तो मर्दे कलंदर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ रहा है इस कौम के मुस्तकबिल की, इस मुल्क के इंसाफ की बहाली की, और इस मुल्क की तामीर और तरक्की की। और तो वो अपनी ज़ात की तो लड़ाई लड़ ही नहीं रहा।
अपनी जात की लड़ाई का मसला होता तो वो भी नवाज शरीफ की तरह, शहबाज शरीफ की तरह कंप्रोमाइज करके चला जाता। फिर कंप्रोमाइज किया जा सकता है? ये इस वक्त आवाम की लड़ाई लड़ी जा रही है, पाकिस्तान की लड़ी जा रही है। बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।